मेरे स्कूल में आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल में। मेरे स्कूल में आपका केमिस्ट्री का मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जी, जिससे मेरे स्कूल में आपका एक क्लास हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का जी। ये आपका सेकंड क्लास है मेरे स्कूल में, ये आपका लेक्चर नंबर मेरे स्कूल में सेकंड है जी। ठीक है, आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल फर्स्ट क्लास में आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से जो भी मैं आपको समझाया था वे अगर आप रिवीजन कर कर क्लास को मेरे स्कूल में आप देखिएगा तो आपको रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं होगा जी। मतलब आपको 100% समझ में आएगा जी। ठीक है, आज की क्लास में हम मेरे स्कूल में आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर का टॉपिक शुरू करने वाले हैं जी। पिछले क्लास में आपको कोई भी टॉपिक हम नहीं टच किए थे मेरे स्कूल में, नहीं पढ़ाए थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जी। ठीक है मेरे स्कूल, फर्स्ट चैप्टर को आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझना पड़ेगा केमिस्ट्री को मेरे स्कूल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे स्कूल केमिस्ट्री से आपको मोहब्बत करना है तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा पहला चैप्टर को जी। ठीक है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। आप समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से पहला चैप्टर को, तो आप जो केमिस्ट्री का और भी चैप्टर है आप 100% उसको अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं पहला चैप्टर को मेरे स्कूल हर एक टॉपिक को आपको हम 100% समझाने का कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है जी, और 100% आपको समझ में आएगा कब जी, जब आप 100% फोकस देकर बोर्ड पर देखिएगा, आप ध्यान 100% आपको स्टडी पर होगा तब जी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल अब नहीं जानते होंगे या जानते होंगे मेरे स्कूल कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, जो परिवर्तन 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 मतलब चेंज, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या जी, चेंज। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं जी, तो कहेगा 2 प्रकार से। ठीक है जी, इस दुनिया में जितने भी मेरे स्कूल चीज़ें हैं वो आपका 2 तरह से ही चेंज हो सकता है जी, परिवर्तन हो सकता है जी। ठीक है, तो परिवर्तन हमारा 2 प्रकार का होता है जी। पहला हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और सेकंड हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है जी, सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम समझेंगे जी। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को मेरे स्कूल पढ़कर हमको क्या कर देना, मेरे स्कूल आपका छूट जाएगा। रासायनिक परिवर्तन को आप पढ़िएगा तो इसको हम आगे चैप्टर में हमें पढ़ना है जी। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे मेरे स्कूल चैप्टर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन जी। ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक मेरे स्कूल, तो इसको कहेंगे क्या जी, भौतिक परिवर्तन। मतलब मेरे स्कूल उसका आकार सिर्फ चेंज होगा जी, अवस्था मतलब क्या जी, आकार उसका चेंज होगा, उसका रासायनिक गुण में मेरे स्कूल रासायनिक गुण मेरे स्कूल क्या होगा जी, में कोई चेंज नहीं होगा जी। ठीक है, समझ गए, सिर्फ उसका आकार चेंज हो सकता है, रासायनिक गुण उसमें क्या होगा मेरे स्कूल, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब रासायनिक गुण चेंज नहीं होगा जी। ठीक है, समझिए मेरे स्कूल मेरी बात को बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल। ठीक है, तो आइए मेरे स्कूल समझिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की, ठीक है जी, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है जी, मतलब उसका आकार ही चेंज हो सकता है जी। ठीक है,
परंतु रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है जी, समझ रहे हैं? मतलब मेरे सुनो, उसका आकार चेंज हो सकता है। ठीक है जी, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? आकार चेंज होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, भौतिक परिवर्तन में बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्या इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है जी? बताइए, क्या इस परिवर्तन में, मतलब भौतिक परिवर्तन में, क्या पदार्थ पुनः पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है जी? तो कहेगा 100% आएगा। समझिए एग्जाम्पल से जी, मतलब उदाहरण से जी। ठीक है, जल से बर्फ का बनना जी। ठीक है, जब जल है मेरे सुनो, तो जल को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं मेरे सुनो, तो वहाँ बर्फ बन जाएगा जी मेरे सुनो। फिर हम बर्फ को अगर मेरे सुनो आग लहराते हैं, ठीक है, एक चूल्हा में जी, ठीक है, और कढ़ाई को में क्या करते हैं मेरे सुनो, जमा हुआ बर्फ को डाल देते हैं जी। तो जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा मेरे सुनो, हम बर्फ से हमें क्या बन जाएगा मेरे सुनो, पानी बन जाएगा जी। ठीक है, पहला उदाहरण में सुनो, जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना। ठीक है मेरे सुनो, मतलब इस परिवर्तन में सुनो हम पुनः क्या कर सकते हैं, पदार्थ को हम मेरे सुनो, मेरे बात को समझ रहे हैं? इस परिवर्तन में हम पदार्थ को पुनः अपनी स्थिति में पुनः मेरे सुनो, इसमें क्या होता है जी, तो भौतिक अवस्था में पदार्थ मेरे सुनो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है जी। ठीक है, तो जैसा था वैसा ये फिर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फल का कटना जी। ठीक है मेरे सुनो, फल का कटना, आप अगर कोई फल को काटते हैं, सेब का जी, तो सेब का अगर मेरे सुनो आपका एक मेरे सुनो बड़ा उसका भाग हो, एक छोटा भाग हो, तो कोई भी स्वाद उसका चेंज होगा मेरे सुनो? नहीं होगा, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। आगे, चावल से भात का बनाना जी। ठीक है मेरे सुनो, चावल का भात बना सकते हैं। भात को अगर सुखा देते हैं तो आप चावल भी क्या कर सकते हैं मेरे सुनो, पुनः प्राप्त कर सकते हैं जी। ठीक है, चावल मेरे सुनो, भात को अगर चावल से भात बनाते हैं, भात को आप सुखा देते हैं तो आपको चावल मिल जाएगा जी। ठीक है, मतलब इस परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है। ठीक है जी, तो समझ गए भौतिक परिवर्तन क्या होता है जी। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन, ठीक है, या कह सकते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे जी। मतलब सिर्फ इसका आकार चेंज होगा मेरे इसको, इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होगा जी। मतलब इसका आकार चेंज हो सकता है क्या मेरे सुनो, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब मेरे सुनो, क्या उसका टेस्ट चेंज हो सकता है जी? तो कहेगा नहीं। ठीक है मेरे सुनो, तो यही इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब अगर टेस्ट चेंज हो गया तो भौतिक परिवर्तन होगा, अगर टेस्ट मतलब बिल्कुल सेम रहा तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। आगे समझिए रासायनिक परिवर्तन जी। ठीक है, नेक्स्ट हमें समझना रासायनिक परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, सॉरी केमिकल चेंज जी। जब हम रासायनिक क्रिया पढ़ाएंगे तब आपको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि उसको मेरे इसको केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं भौतिक परिवर्तन, तो यहाँ पर होगा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा मेरे सुनो, इसमें आकार भी बदलेगा और रासायनिक गुण भी चेंज होगा जी। तो रासायनिक गुण भी परिवर्तन होगा जी, समझिए मेरे सुनो। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण में परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर आकार भी चेंज होगा और यहाँ पर रासायनिक गुण भी क्या मेरे सुनो चेंज होगा। ठीक है, मतलब इसका मेरे सुनो जो आकार था वो आकार से चेंज होगा, इसका स्वाद भी चेंज होगा। ठीक है मेरे सुनो, स्वाद चेंज हो गया मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा जी। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन भी
सॉरी मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो दोनों गुणों में परिवर्तन होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा जी। ठीक है, मतलब रासायनिक गुण भी यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, यहाँ पर चेंज होगा जी। ठीक है, रासायनिक गुण भी क्या होगा, चेंज होगा जी। तो अब उदाहरण से समझिए जी, दूध से दही का बनना। ठीक है मेरे सुनो, तो दूध था, ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे सुनो दूध से दही का बनना, ये पहला उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर क्या होगा, दूध मेरे सुनो और दही का स्वाद सेम होता है, तो भाई अलग अलग होता है। यहाँ पर आकार भी चेंज होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा जी। लोहे में जंग लगना। ठीक है जी, और नेक्स्ट मेरे सुनो उदाहरण है लकड़ी का जलना। ठीक है जी, समझ गए। और नेक्स्ट हमारा श्वसन। श्वसन में क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो समझ गए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। हमारा भौतिक परिवर्तन में सिर्फ पदार्थ का आकार चेंज होगा, मेरे मेरे स्कूलों केवल क्या होगा, भौतिक गुण के। मेरे स्कूलों मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो समझिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है जी, जो हमारा पदार्थ होता है उसमें केवल भौतिक मेरे स्कूल अवस्था में परिवर्तन होता है जी। ठीक है, मैं समझिए मेरी बात को जी। भौतिक अवस्था मतलब उसका आकार सिर्फ चेंज होता है, उसका मेरे स्कूल रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसका आकार चेंज होगा, उसका स्वाद नहीं बदलेगा मेरे स्कूल, तो स्वाद चेंज नहीं होता है मेरे स्कूल। इससे अगर स्वाद चेंज हो गया तो आपको यहाँ पर बहुत रासायनिक परिवर्तन, मेरे स्कूल रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। अगर स्वाद यहाँ पर तो चेंज नहीं हो रहा मेरे स्कूल, तो इसलिए रासायनिक गुण, यहाँ रासायनिक गुण में क्या होगा मेरे स्कूल, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या मेरे स्कूल, इसमें क्या होगा, इसमें आपका मेरे स्कूल पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण में परिवर्तन होगा जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आकार भी बदलेगा पदार्थ का, यहाँ पर पदार्थ का इसको टेस्ट भी चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, समझ रहे हैं, आकार चेंज होने का मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा जी, भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ। और इसका टेस्ट चेंज होने का मतलब मेरे सुनो, इसका स्वाद अलग हो गया मेरे सुनो। ठीक है, मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ जी, तो रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ। ठीक है, सिंपल यही था मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए होंगे जी। अगर मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि भौतिक एवं रासायनिक गुण में अंतर लिखिए, क्या लिख दीजिएगा, तो कहेगा बिल्कुल 100% लिख दीजिएगा। मेरे सुनो मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना भूल गया जी, रासायनिक परिवर्तन में क्या पदार्थ अपनी पुनः स्थिति में वापस आ सकता है जी, तो कहिएगा नहीं। अगर दूध है तो अगर दही बन गया तो क्या दही से आप दूध बना सकते हैं, नहीं, कभी नहीं मिलेगा दूध दही से दूध। ठीक है, तो आपको लिख देना है मेरे सुनो, इसमें पदार्थ, मेरे सुनो लिखने का अपना अपना तरीका है जी। इसमें पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। और इसमें लिखना है इसको, इस परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है। ठीक है जी, इस दोनों में अंतर आप लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, मैं बोल देता हूँ जी। ठीक है, नंबर 1, तो इसका मेरे स्कूल लिखना है, मेरे स्कूल नंबर वन लिखना है क्या जी, तो नंबर 1 लिखना है। ये दोनों अंतर में मेरे स्कूल सबसे पहले आप लिखिएगा भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन को लिखे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखना भौतिक और रासायनिक गुण में निम्नलिखित अंतर होते हैं जी। ठीक है, निम्नलिखित अंतर होते हैं जी। नंबर 1 लिखना है मेरे स्कूल, कि इस परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है। इसमें मेरे सुनो बहुत रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा जी, इसमें पदार्थ वापस नहीं आएगा। जो आपको भौतिक परिवर्तन होता है मेरे सुनो, तो आपको लिखना है यह अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है जी, सॉरी आपका मेरे सुनो अस्थायी नहीं, मेरे सुनो अस्थायी परिवर्तन होता है जी। जो आपको भौतिक परिवर्तन होता है, जो आपका अस्थायी परिवर्तन होता है जी, तो ये अस्थायी करने का मतलब मेरे सुनो ये आपका क्या होगा जी, अस्थायी नहीं होता है। ये कभी बर्फ से पानी बन जाता है, पानी से कभी बर्फ बन जाता है। ठीक है, मेरे सुनो जो आपका रासायनिक परिवर्तन है ये आपका मेरे सुनो अस्थायी होता है। ठीक है, लिखना यह परिवर्तन अस्थायी होता है। तो ये एक बार जो बन गया फिर दोबारा ये
चेंज हो, ये दोबारा फिर मेरे सुनो नहीं चेंज होकर बन सकता है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। ये आपको परिवर्तन क्या होता है जी? जो रासायनिक परिवर्तन होता है आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब अगर दूध से दही बन गया तो ये दूध से दही, फिर दही से दूध नहीं बन सकता है जी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना मेरे को इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में लिखना है इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। हो गया आपका अंतर। 3 ठो तो लिखना था जी मेरे को। अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं मेरे को रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको समझना होगा जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, मैं बोर्ड पर खुद लिखकर समझा सकता हूँ लेकिन क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी, इसलिए मैं मेरे सुनो लिख कर लाऊंगा और आपको समझाने के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा जी। ठीक है, क्योंकि लिखने में हमारा जो समय बचेगा उसको हम आपको समझाने, उस समय को आपको कहाँ हम उपयोग करेंगे मेरे को, तो समझाने में आप सभी को उपयोग करेंगे जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें समझना मेरे को रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद हम समझेंगे मेरे को रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, उसके बाद हम समझेंगे मेरे को रासायनिक समीकरण। ठीक है मेरे को, आगे और भी हम टॉपिक को आपको समझाएंगे। आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे को। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे को रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन। अगर मेरे को आपसे पूछा जाए प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अगर मैं आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया मेरे को किसे कहते हैं सिर्फ आपको रटवा दिए जाए तो क्या आप हमेशा आपको याद रहेगा मेरे को? क्या आप अपने लैंग्वेज में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं प्रश्न पूछे, क्या आप एग्जाम में लिख सकते हैं जी? तो कभी नहीं लिख सकते हैं जी। तो मेरा मकसद मेरे को रटवाना नहीं समझाना है जी। ठीक है, तो आइए हम आपको समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और आप समझ जाइएगा तो आप मेरे को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इस प्रश्न का मैं जो उत्तर लिखाऊंगा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, या मेरे को जब हम समझाऊंगा तो आप समझ के आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जी, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है जी, समझिए मेरे को। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है जी, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको हम उदाहरण से समझाएंगे मेरे को, एग्जाम्पल से समझाएंगे जी। ठीक है, समझिए, बिल्कुल आपको समझ में 100% आएगा जी। ठीक है मेरे को, ये हमारे पास क्या है जी? तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जी। ठीक है जी, ये क्या है जी? तो ये हमारे पास मेरे को कैल्शियम क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा जी। ये मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट है जी। ठीक है, क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे को। इसको जब हम गर्म किए, ठीक है जी, तो मेरे को ये कैल्शियम ऑक्साइड साथ में मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बनाया मेरे को। ठीक है जी, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे को यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ मेरे को तो यहाँ पर मेरे को रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए मेरे को मिनिमम से मिनिमम कितना पदार्थ चाहिए जी? तो मेरे को मिनिमम से मिनिमम एक पदार्थ चाहिए रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए। एक से अधिक है तो चलेगा, कम से कम एक तो होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो यहाँ पर मेरे को एक पदार्थ था और यहाँ पर मेरे को ये 2 पदार्थ बना दिया जी। ठीक है मेरे को इसको जब गर्म किए तो ये 2 भाग में टूट गया जी। ठीक है,
नेक्स्ट मेरे स्कूल यहाँ पर हमारा H2+ में Cl2 है जी। ठीक है, ये दोनों मिलकर मेरे स्कूल 2HCl बनाया जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ मेरे स्कूल, एक पदार्थ से सिर्फ एक पदार्थ से मेरे स्कूल में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ या दो पदार्थ से हुआ है जी? बताइए, क्या यहाँ पर कोई अकेले पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया हुआ मेरे स्कूल, या दो पदार्थ मिलकर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ जी? तो कहेगा दो पदार्थ यहाँ पर मिलकर मेरे स्कूल रासायनिक अभिक्रिया मिलने पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक पदार्थ भी दो पदार्थ बना देता है। ठीक है जी, और दो पदार्थ मिलकर भी मेरे स्कूल एक पदार्थ बनाता है। ठीक है, मैं आपको समझाया कि रासायनिक अभिक्रिया मेरे स्कूल होने के लिए, ठीक है जी, मेरे स्कूल मिनिमम से मिनिमम एक पदार्थ होना ही चाहिए जी। एक से अधिक है तो मेरे स्कूल बिल्कुल अच्छा है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे स्कूल एक पदार्थ, ठीक है जी, या मेरे स्कूल यहाँ पर एक पदार्थ किसी, यहाँ पर दो पदार्थ है मेरे स्कूल, तो इसको कहेंगे किसी अन्य पदार्थ से, ठीक है मेरे स्कूल, मिलकर मेरे स्कूल एक या मेरे स्कूल अधिक, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा होगा मेरे स्कूल, यहाँ पर दो ठो पदार्थ बनाया है, तो क्या होगा एक से, यहाँ पर क्या होगा मेरे स्कूल एक से ज़्यादा होगा तो इसको बोलेंगे अधिक। ठीक है जी, एक क्या है मेरे स्कूल अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए मेरी बात को जी, मेरे स्कूल यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है जी, इसका गुण, और मेरे स्कूल कैल्शियम मेरे स्कूल ऑक्साइड, ठीक है जी, और मेरे स्कूल कार्बन डाइऑक्साइड क्या गुण मेरे स्कूल सेम है जी? नहीं, गुण अलग अलग है। मेरे स्कूल H2O सॉरी मेरे स्कूल H2 और मेरे स्कूल Cl2, इसका गुण क्या मेरे स्कूल, इसका गुण और इसका गुण क्या सेम है मेरे स्कूल? तो कहेगा नहीं, दोनों का गुण अलग अलग है। तो मेरे स्कूल यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे स्कूल, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है जी। ठीक है जी, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है। क्या आप समझ गए? बताइए, समझ गए? तो कहेगा 100% मैं समझ गया जी। कुछ भी नहीं था मेरे स्कूल, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जी। ठीक है, आपको समझना बिल्कुल अच्छी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का मेरे स्कूल, क्योंकि इस पर ही आगे अगर इसको समझ लेते तो आगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा जी। ठीक है, यहाँ पर मेरे स्कूल कोई एक पदार्थ था जी। ठीक है, आप ये सिंपल से बात को समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम एक पदार्थ चाहिए जी। ठीक है, एक से ज़्यादा रहेगा तो बिल्कुल और बेहतर है, कम से कम रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे स्कूल एक पदार्थ था। ठीक है, मेरे स्कूल इसको जब गर्म किए तो ये यहाँ पर दो पदार्थ बना दिया जी। ठीक है जी, ठीक है, तो कभी कभी एक अकेला पदार्थ दो पदार्थ बना देता है। यहाँ पर मेरे स्कूल दो पदार्थ था, ये दोनों मिलकर मेरे स्कूल एक पदार्थ बनाया जी। ठीक है, क्या बनाया मेरे स्कूल? एक पदार्थ बनाया जी। ठीक है जी, एक पदार्थ यहाँ पर बनाया मेरे स्कूल। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कम से कम मिनिमम एक पदार्थ तो होना चाहिए जी, एक से अधिक है तो और बेहतर है। ठीक है मेरे स्कूल, तो ठीक है मेरे स्कूल, तो आप मेरे स्कूल आप यहाँ से क्या सीखे? यहाँ से मेरे स्कूल अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सीखता कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई अकेला पदार्थ, ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान से, जब कोई अकेला पदार्थ, ठीक है जी, जब कोई अकेला पदार्थ, ठीक है जी, जब कोई अकेला पदार्थ, ठीक है जी, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है जी, यहाँ पर कोई अकेला पदार्थ है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल यहाँ पर किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, ठीक है, एक, ठीक है जी, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक या अधिक, ठीक है जी, अधिक भिन्न गुण वाले, ठीक है जी, यहाँ पर क्या जी, इसका गुण क्या जी अलग है, इसका गुण ये मेरे इसका गुण क्या जी अलग है जी।
तो भिन्न गुण वाले यहाँ पर जो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी, बिल्कुल आप 100% लिख दीजिएगा मेरे स्कूल रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है जी, या किसी अन्य पदार्थ से के साथ मिलकर, किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक भिन्न गुण वाले, ठीक है जी, यहाँ पर मेरे सुनो एक या मेरे सुनो एक से यहाँ पर क्या जी अधिक, दो ठो तो क्या है अधिक है जी। तो अधिक यहाँ पर मेरे सुनो क्या कह रहा है, भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों आपका एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो। इसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस, इसको कहते हैं क्लोरीन गैस, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जी। ठीक है, आप जानते होंगे जी। आगे हमको समझना है मेरे सुनो, समझाना है अभिकारक। ठीक है जी, क्या समझाना मेरे सुनो, अभिकारक। ठीक है जी, क्या समझाना मेरे सुनो, अभिकारक। ठीक है जी, तो मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है जी, मेरे सुनो इसका मेरे सुनो अभिकारक किसको कहते हैं जी। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं जी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को समझ गए। तो यहाँ पर लिखने का अलग अलग तरीका है अपने लैंग्वेज में। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ मेरे सुनो, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जब कोई मेरे सुनो सॉरी समझिए मेरे सुनो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कॉमा अभिकारक कहलाता है, ऐसे ही बोल सकते थे। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर आपको मेरे सुनो एग्जाम्पल, आपको उदाहरण लिख देना है जी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना है मेरे सुनो, ये ठो लिख देना है जी। तो ये मेरे सुनो हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया जी, ये हमारा अभिकारक है। ठीक है जी, आगे समझना प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब बाद में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मेरे को नए पदार्थ बनते हैं कॉमा प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। समझे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ लेंगे मेरे सुनो। यहाँ पर ये क्या है जी, तो ये हमारे यहाँ पर उत्पाद है या इसको कह सकते हैं प्रतिफल है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये क्या है जी, ये उत्पाद या प्रतिफल है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपको एक तो यहाँ पर उदाहरण लिख देना है जी। ठीक है, तो क्या आप समझ गए मेरे सुनो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिफल और उत्पाद या मेरे सुनो प्रतिफल किसे मेरे सुनो समझ गए। तो 100% आप समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। समझ गए होंगे बिल्कुल 100%, कोई भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट आपको समझना है जी, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत को लिखे आपसे प्रश्न पूछा जाता है मेरे सुकून एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। ठीक है मेरे सुनो, रासायनिक अभिक्रिया होने के मेरे सुनो पहला संकेत को समझिएगा। ठीक है, कि मेरे सुनो पहला क्या संकेत है। ठीक है जी, जिसके मेरे सुनो सहायता से हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। हम कैसे पहचानते हैं मेरे सुनो कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी, बताइए कैसे पहचानते हैं जी। तो रासायनिक समीकरण के संकेत से। ठीक है जी, ठीक है मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर H2 + Cl2 है जी। ठीक है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बना 2HCl। मेरे सुनो
ये क्या है जी, तो ये हमारे गैस है जी। ये क्या है मेरे सुनो, गैस है जी। लेकिन मेरे सुनो ये यहाँ पर क्या है जी, तो ये हमारे यहाँ पर मेरे सुनो द्रव है, मतलब लिक्विड है जी। ठीक है जी, लिक्विड है जी। तो यहाँ पर क्या हो मेरे सुनो, यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया जी। ठीक है जी, ये गैस गैस और गैस मिलकर मेरे सुनो यहाँ पर क्या बन गया जी, द्रव बन गया जी। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं मेरे सुनो, मतलब अवस्था यहाँ पर चेंज हो गया कि नहीं मेरे सुनो। पहले था मेरे सुनो, आप जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था 3 होते हैं जी। ठीक है, आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर मेरे सुनो ये दोनों मेरे सुनो कौन सा मेरे सुनो अवस्था में था जी, तो क्या ये दोनों गैस के अवस्था में था जी। जैसे ही दोनों मिला तो बनाया मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो दोनों को मिलने से बन गया यहाँ पर मेरे सुनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जी। जो ये आपका क्या होता है जी, आपका लिक्विड होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो गया, मतलब अवस्था चेंज हो गया जी। तो पहला यहाँ पर हो गया मेरे सुनो कि अवस्था में, यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, मतलब अवस्था में चेंज। ठीक है जी, समझे मेरी बात को जी, क्या आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस साथ में क्लोरीन गैस मिलकर यहाँ पर बना मेरे सुनो क्या जी, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ठीक है मेरे तो ये जानते हैं कि ये दोनों क्या है जी, गैस है। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया मेरे सुनो, द्रव बन गया। तो यहाँ पर मेरे सुनो अवस्था चेंज हुआ कि नहीं मेरे सुनो, तो बिल्कुल अवस्था चेंज हुआ जी। अब जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर गैस इसका मेरे सुनो ये दोनों क्या है जी, गैस है। तो गैस की अवस्था में, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड की अवस्था में हो गया जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर अवस्था क्या होगा, चेंज हो गया जी, तो मतलब अवस्था में परिवर्तन। ठीक है जी, तो पहला रासायनिक अभिक्रिया होने का पहला संकेत क्या मेरे सुनो कहेगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मेरे सुनो, ठीक है जी, अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो मेरे अवस्था में परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे सुनो Fe के साथ H2O। ठीक है जी, मिलकर मतलब यहाँ पर लोहा को जल के साथ मेरे सुनो जल के साथ, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये लोहा है, लोहा को जल में डुबा दिया, जब ऑक्सीजन के मेरे सुनो जब इसको मेरे सुनो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। ठीक है मेरे सुनो, तो जो यहाँ पर ये बना मेरे सुनो, ये आपका लोहे में जंग लग गया जी, जंग लग गया जी। अब क्या होगा मेरे सुनो, लोहे में जंग लग गया जी। तो मेरे सुनो पहले से जो लोहा था मेरे सुनो, ठीक है, उसका रंग और जो लोहा में जो जंग लग गया मेरे सुनो उसका रंग क्या समान होता है जी, तो कहेगा नहीं, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा मेरे सुनो, यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो गया जी। ठीक है, क्योंकि लोहा को जब हम जल में डुबाए, जैसे ही इसको हम हवा में छोड़े मेरे सुनो, ठीक है, मतलब ये आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो ये यहाँ पर मेरे सुनो लोहा में जंग लग गया। तो लोहा में जंग लगेगा मेरे सुनो क्या होगा, यहाँ पर रंग भी चेंज हो जाएगा जी। तो मेरे सुनो दूसरा हमारा संकेत क्या होगा जी, तो दूसरा हमारा होगा रंग में परिवर्तन। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन जी। ठीक है जी, तो रंग में परिवर्तन तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। दूसरा हमारा सेकेंड मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया होने का दूसरा हमारा संकेत क्या है जी, तो कहेगा रंग में परिवर्तन। मेरे सुनो रंग में परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो जेडिन प्लस H2SO4 मतलब जिंक और जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल है जी। ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिला दे मेरे सुनो, तो यहाँ पर बनता है क्या जी, यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है मेरे सुनो निकलता है, मतलब उत्सर्जन होता है यहाँ पर जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर गैस का क्या हो रहा है जी, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है जी, तो तीसरा हमारा संकेत क्या मेरे सुनो, तो गैस का उत्सर्जन। तीसरा हमारा संकेत है गैस का उत्सर्जन जी। तो मेरे सुनो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होने का तीसरा संकेत क्या है जी, तो
तो कहेगा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। तो हम इसको आपको हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत। ठीक है, अगर रंग में परिवर्तन तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मैंने इसको अवस्था में परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। ठीक है इसको तो हम इस तरह से मेरे इसको हम जान पाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जी। ठीक है, मेरे इसको गैस का उत्सर्जन मतलब गैस निकल रहा है मेरे इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ जी, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आपको मेरे सुनो 3 ठो आपको बताएं, 3 ठो आपको लिखना है जी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ताप में परिवर्तन अवक्षेप का बनना जी। ठीक है, तो मेरे इसको 5 ठो हम यहाँ पर लिखे, लेकिन 3 ठो आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीका से प्रॉपर ढंग से समझा दिए मेरे इसको। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया मेरे सुनो होगा तो हम कैसे पहचानेंगे जी, तो रासायनिक अभिक्रिया के संकेत से जी। ठीक है जी, अगर रंग में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, अगर गैस का उत्सर्जन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में हमको समझना है रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, केमिकल इक्वेशन बिल्कुल ईजी है समझना मेरे सुनो। ठीक है, ये क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण, ये क्या मेरे सुनो, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है मेरे सुनो, तो बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जी, तो कहेगा CaCO3 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा CaO होता है। यहाँ पर मेरे सुनो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 जी। ठीक है मेरे सुनो, CO2 होता है। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए अब मेरे को आपको समझाना होगा उदाहरण से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे को यहाँ पर क्या कर दिए, हम सूत्र में लिख दिए। ठीक है जी, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है जी, बताइए। तो कहेगा नहीं, गलत है, यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं जी। ठीक है जी, मेरे सुनो आप बिल्कुल भली भांति जान रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान समझिए, इसको हमको गर्म करने पर मेरे सुनो ये मिलता है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो ये हमारे पास क्या है जी, तो ये हमारे पास मेरे सुनो क्या जी, ठोस है मतलब सॉलिड है जी। ये भी हमारे पास क्या है जी, एस है। ये हमारे पास क्या है जी, मेरे सुनो जी है। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो समझिए अब बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। एस और क्या होता है जी, तो सॉलिड। इसका हिंदी माध्यम में इसको क्या कहते हैं जी, ठोस। तो अगर मेरे सुनो आपसे पूछें कि यहाँ पर सॉलिड का संकेत क्या है जी, तो कहिएगा ये संकेत है एस। ठीक है जी, आपसे पूछता आपका नाम मान के चलिए रोहित है, तो आपका संकेत क्या है जी, तो आप अपना तो आप कहिएगा हमारा, अगर आपका नाम रोहित कुमार है तो आपका संकेत है एस के। ठीक है जी, आपका एस के है। मेरे सुनिए यहाँ सॉलिड का मतलब ठोस का संकेत क्या है जी, एस है जी। ठीक है जी, एस है जी। समझ गए मेरे, ये आप क्या था जी, आपका ठोस था, ये भी आपका ठोस था, ये आपका क्या जी, गैस है जी। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, ठीक है जी, संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या आपके दिमाग में 100% चला गया मेरे इसको, तो कहेगा बिल्कुल चला गया जी। ठीक है, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखे थे मेरे इसको। ठीक है, इसको हम सूत्र में लिख दिए मेरे इसको। ठीक है, और मेरे इसको फिर क्या कर दिए, ये मेरे इसको क्या है जी, ये आपका एक ठोस है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ठोस मेरे इसको, तो इसका हम क्या कर देंगे, ठोस का यहाँ पर मेरे इसको संकेत लिख दिया। यहाँ पर ये भी ठोस है तो इसका भी संकेत लिख दिया, यहाँ पर गैस है इसका भी संकेत लिख दिया मेरे इसको। तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण जो है मेरे इसको संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बिल्कुल ईजी था मेरे इसमें। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से सॉरी मेरे इसको सॉरी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखना मतलब शॉर्ट में लिखना। ठीक है, लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है जी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर रहा था मेरे सुनो। ठीक है, इसके लिए सॉरी जी। तो रासायनिक अभिक्रिया
को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ये भी लिख सकते हैं, सूत्रों को द्वारा संक्षिप्त में लिखना, मतलब शॉर्ट में लिखना क्या कहलाता है? ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है जी मेरे स्कूल। अब आपसे पूछते हैं मेरे स्कूल कि रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताइए मेरे स्कूल कि रासायनिक समीकरण की रासायनिक समीकरण का आवश्यकता मेरे स्कूल क्यों पड़ा जी? बताइए, रासायनिक समीकरण का आवश्यकता मेरे स्कूल क्यों पड़ा जी? बताइए मेरे स्कूल, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा? अब आपको बताना है जी। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, तो अब रासायनिक समीकरण को बिल्कुल ध्यान से समझ गए मेरे स्कूल। कुछ भी नहीं मेरे स्कूल, रासायनिक समीकरण को क्या करें मेरे स्कूल? संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे स्कूल आपसे प्रश्न है हमारा क्वेश्चन मेरे स्कूल, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? बताइए, पूरा लिख देता हूँ मेरे स्कूल, क्यों पड़ी? बताइए। तो पहला मेरे स्कूल, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहला लिखना मेरे स्कूल, समय को बचाने के लिए। ठीक है जी, समय को बचाने के लिए, मेरे स्कूल। ठीक है, क्योंकि अगर हम रासायनिक समीकरण मेरे स्कूल, अगर हम रासायनिक समीकरण को आवश्यकता क्यों पड़ा मेरे स्कूल? तो कहेगा समय बचाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लिखे थे मेरे स्कूल, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कैल्शियम मेरे स्कूल कार्बन डाइऑक्साइड मेरे स्कूल मिलता है। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे मेरे स्कूल, तुम्हारा समय ज़्यादा लगेगा कि ना मेरे स्कूल? लगेगा कि नहीं? बताइए मेरे स्कूल। तो रासायनिक समीकरण को अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा जी। सेकेंड, तो पहला कहेगा रासायनिक समीकरण के हमारे लिए मेरे स्कूल रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो पहला समय को बचाने के लिए। ठीक है मेरे स्कूल। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण को आवश्यकता क्यों पड़ा जी? तो कहेगा समय को बचाने के लिए, क्योंकि जो हम रासायनिक समीकरण लिख रहे, जो रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे थे मेरे स्कूल। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जो हम रासायनिक समीकरण को लिख रहे थे मेरे स्कूल, रासायनिक अभिक्रिया जो लिख रहा था मेरे स्कूल, उस तरह से अगर लिखते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमें टाइम लगता है मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम रासायनिक अभिक्रिया को उस तरह से लिख रहे हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो हम इसको क्या करें मेरे स्कूल? रासायनिक समीकरण में लिख दीजिए। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं मेरे स्कूल? रासायनिक समीकरण में लिख दिए। ठीक है मेरे स्कूल, क्यों लिखे मेरे स्कूल? तो रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे स्कूल? तो समय बचाने के लिए, क्योंकि हम अगर मेरे स्कूल रासायनिक अभिक्रिया को उस तरह से लिखते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं मेरे स्कूल? रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में लिख दिए मेरे स्कूल, क्योंकि हमें टाइम बचा दिए। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारा होगा मेरे स्कूल, पहला हो गया समय को बचाने के लिए मेरे स्कूल, कागज को बचाने के लिए समझ में मेरे बात को जी? ठीक है जी, हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा मेरे स्कूल? तो पहला हो गया हमारा टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हम उस तरह से लिखेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है जी, दूसरा हमारा कागज़ को बचाने के लिए जी। ठीक है जी, अगर रासायनिक अभिक्रिया को उस तरह से लिखते रहते हैं तो हमारा कागज़ ज़्यादा मेरे स्कूल, हमारा कागज़ क्या करते हैं मेरे स्कूल? ज़्यादा लगता है जी, लगता है ना मेरे स्कूल पेज? तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल जब हम उसको रासायनिक मेरे स्कूल क्या कहें? रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण लिखें तो हमारा पेज बचने लगा मेरे स्कूल। ठीक है जी,
पेज क्या होगा मेरे सुनो बचने का मेरे सुनो, इसलिए हमें तो कागज को बचाने के लिए मेरे सुनो हम रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ा जी। ठीक है जी, पढ़ा मेरे सुनो। दूसरा हमारा मेरे सुनो, मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा था मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा था जी, नेक्स्ट हमारा था मेरे सुनो वैश्विक बनाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा था वैश्विक, क्या जी, वैश्विक वैश्विक बनाने के लिए, वैश्विक बनाने के लिए, वैश्विक बनाने के लिए मतलब मेरे सुनो पूरा देश समझ पाएगी। ठीक है मेरे सुनो, पूरा देश समझ पाए मेरे सुनो। अगर हम लिखे थे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो क्या इसको सब लोग समझते मेरे सुनो, अमेरिका का समझते हैं? नहीं समझते मेरे सुनो। ठीक है, और मेरे सुनो जब उसी को हम CO3 को गर्म करने पर हमारा CaO प्लस CO2 मिला। ठीक है मेरे सुनो, तो ऐसे मेरे सुनो सभी कोई समझ सकता है, पूरे देश के लोग समझ सकता है मेरे सुनो। ठीक है, समझ सकता है मेरे सुनो, मेरी बात को समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा मेरे सुनो? तो कहिएगा रासायनिक समीकरण को आवश्यकता क्यों पड़ा मेरे सुनो? तो समय को बचाने के लिए, दूसरा कागज को बचाने के लिए, तीसरा वैश्विक बनाने के लिए, मतलब पूरा दुनिया उसको समझ पाएगी, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़े मेरे सुनो। ठीक है, हम रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे थे मेरे सुनो, उसको मेरे सुनो उससे हमारा ज़्यादा टाइम भी हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है मेरे सुनो, हमारा कागज भी ज़्यादा लगता है मेरे सुनो, हमारा पूरा दुनिया उसको समझ नहीं पाता मेरे सुनो, इसलिए हमें मेरे सुनो रासायनिक समीकरण को आवश्यकता पड़े मेरे सुनो। तुम रासायनिक अभिक्रिया क्या करो मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया को मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए। रासायनिक जो हमारा अभिक्रिया था मेरे सुनो, ठीक है, उसको क्या कर दे मेरे सुनो हम मेरे सुनो मेरे सुनो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में उसको लिख दिया मेरे सुनो, तो आपका हो गया क्या जी? रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, रासायनिक क्या होगा जी? समीकरण। ठीक है मेरे सुनो, तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा जी? तो कहेगा समय को बचाने के लिए, कागज को बचाने के लिए, वैश्विक बनाने के लिए, समझ रहे हैं? इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी मेरे सुनो। अब मेरे सुनो आपको समझना है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको समझना है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम जी। नेक्स्ट लिखना मेरे सुनो रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण को लिखने का रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम मेरे सुनो। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2 आपका बन गया HCl, बन गया मेरे सुनो को क्या जी? तो आपको बन गया 2HCl। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। तो पहला लिखना है मेरे सुनो मेरे सुनो प्रतिफल। ठीक है मेरे सुनो, अभिकारक को हम मेरे सुनो दाईं ओर लिखते हैं, प्रतिफल को बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है जी, पहला लिखिएगा अभिकारक को बाईं ओर, ठीक है जी, बाईं ओर, ठीक है जी, अभिकारक को बाईं ओर एवं प्रतिफल कहिए या उत्पाद कहिए जी, प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, इसमें दाईं ओर लिखा जाता है, ये भी लिख सकते हैं।
लिखा जाता है। सेकेंड, जो मेरे सुनो ये तीर है मेरे सुनो, ये क्या करता है जी, तो ये विक्रिया की दिशा को मेरे सुनो बताता है। ठीक है जी, लिखना मेरे सुनो, जो तीर है अभिक्रिया के दिशा को बताता है। नेक्स्ट हमारा है जी, नेक्स्ट हमारा मेरे इसको लिखना है मेरे इसको अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच माइनस और प्लस चिन्ह को लिखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखना है अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच। ठीक है जी, क्या मेरे सुनो, ये हमारा अभिकारक है। ठीक है, मेरी बात को समझे मेरे सुनो। ठीक है, और मेरे सुनो आपका ये है जी प्रतिफल है। ठीक है, तो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच प्लस माइनस, मेरे सुनो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच प्लस माइनस के चिन्ह को लिखते हैं। ठीक है जी, लिखते हैं। आपको समझ में आ रहा है मेरे सुनो? क्या आपको समझ में आ रहा है बताइए? चिन्ह को मेरे सुनो लिखते हैं जी, प्लस माइनस के बीच क्या करते हैं मेरे सुनो, चिन्ह को लिखते हैं जी। या मेरे सुनो मैं ये लिखूँ तो बेहतर होगा कि अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच चिन्ह को लिखा जाता है। या मेरे सुनो ये भी बोल सकते हैं तो लिखते हैं जी। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ठीक है मेरे सुनो, चिन्ह दिया जाता है जी, ठीक है जी। प्रतिफल और प्रतिफल और अभिकारक के बीच चिन्ह प्रतिफल अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच चिन्ह को दिया जाता है। चिन्ह के बीच मेरे समझिए, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच प्लस माइनस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे हमारा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है ठोस के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। द्रव के लिए क्या लिखेंगे मेरे तो एल लिखेंगे। गैस के लिए क्या लिखेंगे मेरे तो गैस के लिए जी लिखेंगे। ठीक है जी, मेरे हम बिलियन के लिए क्या लिखेंगे जी, बिलियन लिखेंगे ए क्यू। और मेरे गैस का उत्सर्जन के लिए हम ऊपर का मेरे ये क्या जी, गैस का उत्सर्जन के लिए हम ये लिखेंगे जी। ठीक है, मतलब तीर ऊपर की ओर होगा मेरे। ठीक है, मेरे नेक्स्ट हमारा है मेरे गैस वाष्प का मेरे उष्मा का। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या है जी, मेरे नेक्स्ट हमारा है मेरे उष्मा का अवशोषण। क्या जी, उष्मा का अवशोषण के लिए हम ये लिखेंगे जी। ठीक है, मतलब तीर हमारा नीचे की ओर होगा जी। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर उष्मा को क्या किया जा रहा है मेरे यहाँ पर उष्मा को मेरे
का अवशोषण, ठीक है जी, मतलब यहाँ पर उष्मा लिया जा रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर गैस का क्या उत्सर्जन हो रहा है मेरे सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर गैस निकल रहा है मेरे सुनो, यहाँ उष्मा का अवशोषण मतलब उष्मा को लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये मेरे सुनो तीर नीचे की ओर होगा उष्मा का अवशोषण के लिए, और गैस का उत्सर्जन के लिए तीर ऊपर की ओर होगा जी, ठीक है जी। ये हम लिखेंगे मेरे सुनो। तो समझ गए, समझ गए रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम को मेरे सुनो, तो बिल्कुल हम समझ गए। हम अभिकारक को मेरे सुनो बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। तीर हमें अभिक्रिया की दिशा को बताता है जी, ठीक है। मेरे सुनो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच प्लस माइनस का चिन्ह दिया जाता है जी, ठीक है। आप अभी तक प्लस देखे हैं तो आपको माइनस भी दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी, विलयन के लिए एक क्यू, और गैस का उत्तोलन के लिए हमें मेरे सुनो तीर ऊपर की ओर लिखते हैं छोटे ब्रैकेट में जी। और उष्मा का अवशोषण मतलब यहाँ उष्मा लिया जा रहा है मेरे सुनो, तो हम इसको छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं तीर नीचे की ओर जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुनो आज की क्लास में आप पूरे बेहतर ढंग से क्लास को से अंत तक देखे होंगे, तो 100% आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं हुआ होगा जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, मैं तो अपना 100% दिया हूँ आपको समझाने के लिए जी, ठीक है, समझाने के लिए मेरे सुनो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आप 100% समझ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल आप 100% समझ गए होंगे मेरे सुनो, ठीक है जी, समझ गए हो ना, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेरे सुनो, इस चैप्टर को हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे जी, ठीक है। और आपको उम्मीद है मेरे स्कूल आप सभी पर कि आप बिल्कुल क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखते होंगे मेरे स्कूल। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।